चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा बहुत बहुत शुक्रिया खिज़र, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल 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 जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और खिज़र ने ये गा के तो बहुत कमाल कर दिया, ये पढ़ के वंडरफुल वंडरफुल टैलेंट पाकिस्तान हैज़, दिस वाज खिज़र। और हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज आके आप हमारे शो को ओपन करें, ओपन द शो फॉर अस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू खिज़र, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू फॉर दैट। और राइट जी, आज का शो बड़ा अच्छा है, कमाल शो है। मेरी चाय नहीं है, पता नहीं कहाँ गई हुई है, कोई ना कोई तो ले ही आएगा। आज राजा नहीं है तो चाय भी नहीं है, कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। अच्छा जी, आज का शो ये है कि शादी मोहब्बत की होती है तो क्या होता है, और शादी अरेंज मैरिज होती है तो क्या होता है। कामयाब कौन सी शादी होती है, वो जो अरेंज मैरिज होती है या वो जो मोहब्बत की शादी होती है। आइए हमारे अपने दोस्तों से बात करते हैं। पैनल तो मेरे सारे दोस्तों का है, तो इट्स जस्ट वंडरफुल टू हैव देम यू नो हियर। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं सुबह सुबह जब आँख खोलता हूँ तो आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ पहुँच जाता हूँ। ऑफ कोर्स वी हैव गॉट जुनैद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जुनैद भाई, ठीक है? आज आप बहुत पिंक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मतलब
Thank बहुत you. अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड ऑफ कोर्स अदालत से सीधे यहाँ आए हैं महफूज यार खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। या यहाँ से जाएंगे आप? सर अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए। अच्छा, ये अदालत की बात कर रहे हैं, बाकी और कहीं नहीं। बाकी तो बहुत सारे दरवाजे तो उन्होंने खुद ब खुद खोले हुए हैं। अच्छा जी, हमारे साथ रिदा बतूल हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। बहुत गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आने का। एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट सबात बुखारी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सबात? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अच्छा जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूँ। पहले बताइए, लव मैरिज के हक में कौन कौन है? हाथ उठाइए। 4 लोग हैं। आप महफूज यार खान साहब लव मैरिज के हक में हैं। सबात आपने बड़ा वेट किया है। आप मेरी तरफ देखा मुझे है कभी इन्होंने कभी पहले। मुझे कभी लगता है कि मैं ये सबात जो है ना, सबात को मैरिज का लफ्ज बहुत अजीब लगता है। पता नहीं मैरिज के हक में भी है कि नहीं है ना? शादी होनी इतनी चाहिए। मासूम तरीके से मेरी तरफ देख रही है, मैं इनकी तरफ देख रही हूँ। तो अच्छा मुझे बताइए, तो कौन आप लव मैरिज के हक में हैं? अच्छा जी, आप लव मैरिज के हक में हैं और आप भी हैं लव मैरिज। तो 2 लोग हैं, एक तो वकील है पेशे के एतबार से, तो कमाल हो गया। अच्छा जी, और सबात बुखारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वेरी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव इन पाकिस्तान, तो ये भी कमाल हो गया। दूसरी तरफ रिदा बतूल हैं जो डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से, वो ये कहते हैं नहीं ये लव शव नहीं होना चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए। और साथ में हमारे जो दोस्त हैं जुनैद इकबाल साहब, वो भी ये कहते हैं कि लव नहीं होना चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए। शादी कामयाब कौन सी होती है, वो जो लव मैरिज होती है या वो जो अरेंज मैरिज होती है? ब्रेक के बाद पता चलेगा। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मैं फ्लोर को ओपन कर रहा हूँ, आज बड़े मजे का शो होने वाला, ओपन कर रहा हूँ जी। पहली आर्ग्यूमेंट जो आ रही है वो लव मैरिज की आ रही है, और वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं द वन एंड द ओनली महफूज यार खान साहब। सर आप बताइए सर, लव मैरिज अच्छी क्यों होती है? देखिए साहिर, अगर आदमी की चाहत नहीं है हाँ, और आपके घर वालों ने आज मेरा एक दिल है, ठिकरे की मांग, अगर इजाजत दें, आज मेरा एक दिल है, आज आप लोगों में बहस शदीद होनी चाहिए और मैं सिर्फ बैठ के देखूं, सिर्फ मेरा ये दिल है। मैं अमेरिका वाला किरदार अदा ना करूं कि इधर भी आग लगानी पड़ी है, इधर भी आग लगानी पड़ी है। काफ़ी है, एक आदमी काफ़ी है। हाँ, आग लगाने के लिए एक आदमी काफ़ी है ना? देखिए हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में, सिबलिंग्स में जो शादियाँ होती हैं, और आग लगाने पे ना एक चीज़ मुझे याद आ गई, बहुत पहले कहीं सुनी थी मैंने, कि एक बार एक घर में आग लग गई तो उन्होंने मीरा को बुलवा दिया आग बुझाने के लिए। अच्छा, आग पे काबू पाने में 3 घंटे लगे और जो आग बुझा रहे थे उन पे काबू पाने में 30 घंटे लगे। तो अभी सुबह मेरी गाड़ी के आगे आगे वो फायर ब्रिगेड का एक बहुत बड़ा वो जा रहा था, फायर टेंडर। अच्छा, उस पर कोई तकरीबन 50 लोग नारे लगा रहे थे तनख्वाहों के लिए। है? तो मैंने गाड़ी चलो का भाई उन्हीं के साथ ही मिल जाते हैं, आ जाओ। शीशा मैंने शीशा खोला, मैं कहा बेटा मिल जाएंगे, चोरों से तो कुछ बचे। क्या बात है। सही बात। इसलिए कि तो साहिद मैं आपसे एक बात बताऊं, ये भूर के लड्डू हैं, कौन से लड्डू? भूर के, अच्छा, खाए भी पछताए ना खाए भी और अगर पछताए। किसी ने एसी नहीं चलाना तो मैं ऐसे लड्डू खिलाऊंगा उनको, मैं बता रहा हूँ मैं बहुत, यार ये नहीं हो सकता सीरियसली। वो भी ट्रिप हो गया दोबारा। अबे क्या तुम लोग जानबूझ के बंद कर देते हो, क्या करते हो? हमने ऊपर जहाँ भी जाना है, जब भी जाना है, अल्लाह में उसका फैसला कर लेंगे, तुम हमें क्यों यहाँ धकेल देते हो? हाँ सॉरी, सुबह सुबह आपको सुनने को मिल रहा है, पर क्या करें यार, ऐसी सिचुएशन ऐसी है, कहाँ से पसीना आ जाता है आपको एहसास ही नहीं है। और आज तो कुछ जगह तो दरियाफ्त भी नहीं होती, वहाँ भी पसीना होता है। आज तो सुबह ही सुबह लाइट चली गई। हाँ, अब पता नहीं घर पहुंचूंगा वापस आई कि नहीं आई। और सबसे इससे बड़ी बेहतर बात तो है, खवातीन है। और ये कितनी बड़ी बात है कि महफूज यार खान साहब जहाँ भी होते हैं उसके बाद इन्हें अपने घर जाना होता है, तो उस घर में भी लाइट नहीं थी और जहाँ गए वहाँ भी भाई वहाँ तो वहाँ कानून अक्सर अंधा होता है। वहाँ आज अक्सर वहाँ जल्दी भी अक्सर आने का वहाँ- फायदा ही नहीं हुआ महफूज साहब, आज आप जल्दी आगे फिर भी कोई फायदा नहीं। वहाँ अक्सर मोमबत्तियों नींद में, पूरी नहीं हुई बस। जाहिर है अब कहाँ नींद ये पूरी खुद हो। अपने लूज एंड्स देते हैं, आप खुद साहिर को देते मैं हैं। तो देखिए मैं आता हूँ इस शो में अपना जो गम गलत करने के लिए और लोगों को ये बतलाने के लिए कि आप कितने क्राइसिस में हो, कितने परेशान कोई हो, शक आप अपने चेहरे से मुस्कुराहटें बांटें।
बांट। ये भी इबादत है। मैंने कई मरतबा जाके बांटी, लोगों ने पकड़ लिया, भाई कहाँ बांट रहा है। और इसकी ज्यादा क्यों बांट तू रहे हैं? बांटते बांटते थका ही नहीं है, बहुत हो इसकी गया। ज्यादा क्यों बांट रहे हैं? मैं आपको सही बता रहा हूँ, बांटते बांटते मैं लोगों के घरों में घुसे, मार के निकाला हूँ। कल क्या बांट रहे हो? इतनी देर से आया है। अच्छा, लव मैरिज, हाँ जी। सर देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो मामलात रहे हैं, ये तो अब हम सेपरेट हुए हैं। हाँ। और 90 बल्कि 80% ख़वातीन शादी के बाद सेपरेट हो जाती हैं और वो ये समझती हैं शायद उनकी आज़ादी में खलल पड़ रहा है। आप ये समझें बात है ना, कहीं से कहीं भी से भी आए, आएगा। खाना तैयार मिलेगा। तो इसमें मेरा कहना ये है कि एक मेंटल एडजस्टमेंट है, वो लव में भी हो सकता है, अरेंज में भी हो सर सकता अरेंज की नहीं आप बात करनी है, आपने बात करनी है मोहब्बत की। अरेंज पे तो आपके बात करने के लिए वो सिपाही तैयार है हमारा। अभी सर- तो फायर वहां से होने हैं। है। अच्छा, मोहब्बत ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बरसों में हो, एक लम्हे में हो जाती है। जरूर, बिल्कुल। और कितनी मरतबा होती है एक महीने में? एक ही दफ़ा होती है। एक ही दफा? मैंने अपनी पूरी लाइफ में ही सिर्फ से- एक लड़की पसंद की, और जो उससे शादी कर ली? उससे शादी कर ली। वाह, क्या बात। और उसके बाद मैं अपना अब शादी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब नहीं कर रहा हूँ, अब इतना एहसान कर रहे हैं ये कि अब नहीं मैं कर रहा हूँ। अब आंसू है। ये फैसला आपने क्यों किया? कर नहीं रहा सर हूँ। जब उनका 2011 में इंतकाल हो गया, डॉक्टर साहब थी, तो मैंने ये सोचा कि इससे अच्छी बीवी मुझे मिल नहीं सकती है। वैसे एक बात है, हमारे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कहने, यार अब मैं किसी के यहाँ पुरसे में नहीं जाऊंगा। कहने क्यों? कहने, कुछ लोग हम अपने घर में पुरसे के लिए बुलाते हैं, कुछ लोग 2-2 मरतबा बुला चुके हैं, हमने एक मरतबा भी नहीं बुलाया। वो तो ये हुआ, बेगम का इंतकाल हुआ, यानी तो देखा मैयत में कम लोग आए, एक साहब एक बड़ा लंबा चौड़ा कुत्ता लिए जा रहे हैं आगे आगे। लोग बोले भाई ये क्या है? बोले ये इनका कैसे इंतकाल? बोले कुत्ते ने काट लिया था। कल लगे एक दिन के लिए दे दो, कल लाइन में आ जाओ। अच्छा जी, लव मैरिज। देखिए मैं आपसे बताऊं, मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो खुदावंद कुद्दूस की जानिब से एक अतिया है इंसानियत को। कोई शक नहीं। वो आप मोहब्बत का जो रिश्ता है वो खालिक का भी हो सकता है, लेकिन हमारे माहौल में जो है हम सिर्फ मोहब्बत जो है खातून से ही जो रिश्ता होता है। रिदा की तरफ आते हैं, अरेंज मैरिज। महफूज यार खान साहब ये कहते हैं जी शादी हो तो मोहब्बत की हो, इसके अलावा ना हो। हाँ जी तो बताइए। मेरी तो टीम में सर हैं, तो मेरी तो टीम बहुत स्ट्रांग है। हाँ। ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये एक परसेप्शन है कि मोहब्बत तो जब हो गई फिर तो हो गई, लेकिन शादी के बाद भी तो हो सकती है ना। एक आप उस घर में जा रहे हो, नहीं उससे अपने हस्बैंड से, एक आप घर में जा रहे हो, आपको उस लड़के की क्लियर कर मदर दो, के सारी साथ भी वायरल होने रहना, वाली चीजें क्लियर कर। आप उस लड़के की मदर भी है उस फैमिली में पूरी, ऑब्वियसली अच्छा हमारे हम सिर्फ हस्बैंड और वाइफ नहीं, की मैं बात वही करें। बात कर रही हूँ कि जब शादी होती है तो वो कहते हैं ना दो खानदानों की शादी होती है। हाँ जी। आपको उस पूरे खानदान के साथ रहना है। ज़्यादातर ऐसा होता है लव मैरिजेस में शादी के बाद लड़की को बहुत सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज और अरेंज मैरिज में नहीं करना पड़ता। बिकॉज वो आप उसकी मदर की मर्जी से आ रहे हो, आप उसकी बहन की मर्जी से आ रहे हो, और ये हमारी सोसाइटी में बाहर की बात नहीं तो करी। आप जब भी शादी करेंगी आप अरेंज मैरिज करेंगी? बिल्कुल लव मैरिज नहीं करेंगी? नहीं। तो अगर कोई खुबरू नौजवान जैसे जुनेद भाई हैं, ऐसा कोई नौजवान आपको खुदा ना करे पसंद कर बैठे, तो वो क्या करे फिर? खुदकुशी करे? कहाँ जाए? नहीं, खुदकुशी क्यों रुका करे? भेजेगा। नहीं, मैं तभी कह रही हूँ ना, करे ही नहीं ना, करे ही नहीं। करे ही तो नहीं। आप किसी के दिल पे अपनी- कैसे कह सकते हैं? अब उन्होंने कर लिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर मतलब मैं नहीं करूँगी ना। आई वोंट गेट मैरिड। अच्छा तो ये आपका मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड की पूरी हर एक बंदे का अलग होता है। मतलब मैं ऐसा चाहती भी तो- हूँ ऐसा भी ऐसा भी तो तो हो सकता है कि उसको अरेंज किया जा सकता है। हाँ। नहीं, मतलब वो अगर तो आपको ऑब्वियसली, पसंद आ लेकिन फिर गए भी हैं, कहीं ना तो कहीं arrange एक भी वो किया जा रहता सकता है कि क्योंकि हमेशा आपकी भी मदर ने कोई आपके लिए सोचा हुआ होगा। मैंने मेरी- मना कर दिया था। वही ना, 2-3 खवातीन हाँ। सोची थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मना कर दिया। तो सबकी इसी तरह सब बेटों के लिए माओ ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है। नहीं नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को आपसे मोहब्बत हो गई, आप उसे रोक तो नहीं सकते ना। हो गई मोहब्बत, अब क्या करेंगी? तो जबरदस्ती तो नहीं करूंगी, भाई, जहाँ मतलब वो मेरी जबरदस्ती होगी तो नहीं पक्का और करूंगी। अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई फिर क्या होगा? तो मैंने की नहीं ना, मुझे पता था। मोहब्बत करके नहीं होती, इट्स नॉट
हो जाती है। हाँ वो हो जाती अभी है। तक तो नहीं हुई, let's अभी तक see। नहीं हुई। चलिए देखिए जहाँ बेरी का दरख्त होगा वहाँ पत्थर तो आएंगे। सर आप तो बात ना करें, मुझे पता है आप ना शहर में बेरियां ढूंढते जहाँ बेरी नजर जहाँ पत्थर मिला, पत्थर गाड़ी पत्थर में नहीं रखे मिला, हुए पत्थर। जहाँ बेरी नजर आई जी। मेरा अच्छा ख्याल है पहले वहाँ से आर्गुमेंट पूरा कर अच्छा लें। जी, अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं सबात आर्गुमेंट देंगी अपने ओपनिंग के जी, मोहब्बत लव मैरिज क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद आपका आर्गुमेंट होगा कि जी अरेंज मैरिज क्यों ज़रूरी है, ब्रेक के बाद। महफूज भाई हर तरह से खुश हैं, लव करा अरेंज करा को सेम बस डिफरेंस। शादी होनी चाहिए। अच्छा जी, वी गो टू सवाद जी। सवाद बताइए। लव मैरिज ज़्यादा आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकती है, इसलिए कि हाँ मगर ये है कि बहुत छोटी उम्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें जज्बात ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल एक मैच्योर्ड एज में आके लव मैरिज करते हैं और आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल में लव मैरिज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारी जा सकती है। आपने मोहब्बत की, मैंने मोहब्बत की। और जिनसे मोहब्बत की उन्हीं से शादी। जी बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि आपकी शादी जब आप कहती हैं तो आपको लगता है कि उसमें अगर वो कामयाब है तो क्यों कामयाब है, वजह क्या है? वजह ये है कि प्यार जो है वो बेशक थोड़ा सा कम कभी आपको महसूस होता है दोनों तरफ से, लेकिन वो उन्हें खत्म भी कभी नहीं शिकायत होता। होती है। हाँ ऑब्वियसली ओके, ठीक है, दोनों तरफ ठीक से है, होता दोनों है, तरफ से होता लेकिन ये कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है। एक इंसान जिसको आपने बहुत चाहा, बहुत प्यार किया, और वो जब आपको मिल जाता है तो फिर उसकी कदर भी उतनी ही करनी चाहिए। फिर आप उसकी जो अच्छा, आप लोगों ने एक दूसरे की उतनी कदर की? क्या किया? आप लोगों ने एक दूसरे की उतनी कदर की जितनी करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करनी इसलिए चाहिए कि देखिए जो चीज़ आपने चाही वो आपको मिल गई, वो आपको मिल गई। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी लेकिन ये बड़ी बात है ना कि आपको पता है कि आपने क्या चाहा। Exactly. हमारे यहाँ अक्सर पता नहीं होता कि क्या चाहते हैं और वो कह देते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब किसी को कहना है दैट आई लव यू, तो ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये आप इसको लूजली थ्रो नहीं कर सकते। ओके जी, जुनैद साहब आपकी आर्गुमेंट सर। अच्छा जी, मेरा देखें मानना ये जाहिर है, ये महफूज भाई के और सबाज साहिबा के अपने अपने एक पर्सनल तजुर्बात हैं। अब ये जो लव मैरिज है ना, अगर इस वर्ड को थोड़ा सा हम इसकी तशरीह करें कि अगर इससे मुराद आप ये लेते हैं कि पसंद की शादी, तो पसंद की शादी से कोई इनकार नहीं, बिल्कुल हक है। लड़का और लड़की दोनों का ये बुनियादी हक है कि उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी पसंद से शादी करें, और इस पर ज़ाहिर है कोई कदगन भी नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। अगर इस लव मैरिज से मुराद ये है कि जैसा कि आजकल मुरव्विज जो हमारे यहाँ लव है, जिसमें SMS है, फ़ोन कॉल्स हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग है, वॉइस नोट्स हैं, फेसबुक पे चैट है, मिलना मिलाना है, डेटिंग है, और घूमना फिरना है, फिर एक तवील अरसे तक एक दूसरे को समझना है, तो ज़ाहिर है इसमें फिर बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि ये तरीक़ा हमारा सही है कि गलत है। एक बात ये है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो लव मैरिजेज़ हैं, अगर आप एक सर्वे रिपोर्ट्स का जायज़ा लें, जो मैं कल ज़ाहिर है पढ़ रहा था इसको मैं बहुत गौर से, तो उसमें 2017 में 50,000 केसेस, ज़ाहिर है आप बैठे हुए और आप बेहतर इस बात की तौसीह कर सकते हैं कि 2017 में कोई 50,000 केसेस खुला और तलाक के रिपोर्ट हुए पूरे पाकिस्तान में, जिसमें मोर देन 80% जो केसेस थे वो लव मैरिजेस के थे। ये बड़ी एक भयानक सूरत हाल है। इसी तरह से 2018 में तकरीबन कोई 55 या 58,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, और उसमें कोई तकरीबन 32 से 35,000 केसेस जो थे वो लव मैरिजेस के थे। यानी जो रेशो इन एवरेज बनता है वो 75 से 80% बनता है लव मैरिजेस का। उसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि वो जो एक जो शादी से पहले, जिसे आप प्री मैरिज जो एक पीरियड कहते हैं, वो एक बड़ा तिलिस्म का टाइम होता है, एक बड़ा फैंटेसीज का टाइम होता है। यानी मिसाल के तौर पे अपने आप को बहुत बेहतर बता रहे होते हैं, अपने आप को बहुत कल्चर्ड बता रहे होते हैं, बड़ा मैनरिज्म उसमें होता है, चीज़ों को बहुत डिफरेंट वे में उसको पेंट कर रहे होते हैं। लेकिन वही सूरत हाल जब पोस्ट मैरिज पे जाती है तो सारी हकीकतें खुल के आती हैं कि जो चांद को तोड़ के लाने की बात करता था या तारों को तोड़ने की लाने की बातें करता था, वो बेचारा जो है वो एक फल भी जो है तोड़ के नहीं ला सकता। आप यकीन जाने लंगड़ा निकला, लंगड़ा निकला। मैंने इसलिए को बात ही नहीं की थी कि ये तोड़ूंगा वो तो कुछ नहीं तोड़ूंगा।
जो करना होगा तुम्हें करना होगा। खुद ही मैं तो तोड़ना भाई है, फल भी, तारे भी। आई एम रियली सॉरी, मैं तो किचन में भी नहीं जा सकता। ये अच्छा, ये मैंने कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं किचन में नहीं जाता, मैं बिल्कुल जाता हूँ। बिकॉज आप ना ओवर द पीरियड रियलाइज करते हैं जो कुर्बानियाँ आपके लिए कोई दूसरा शख्स देता है, तो आई थिंक वो फिर जब वो रियलाइज करते हैं आपको, तो आप मोहब्बत तो अपनी जगह होती है, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई थिंक वो ऐसा होता है। ऐसा। अच्छा, दूसरा क्या कि वो औरत या वो लड़की जो है, जो बड़ा क्लेम कर रही होती है कि प्री मैरिज में कि जी मैं एक झोंपड़े में भी रह लूंगी, 2 कपड़ों में भी रह लूंगी, तुम सूखा मतलब सूखी रोटी दोगे वो भी खा लूंगी, प्याज के साथ चटनी के साथ भी गुजारा कर लूंगी, चूंकि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है। नहीं, मैं आपको देखिए, पता है क्या, मेरा अपना मानना, मे बी आई एम रॉन्ग, आर्गुमेंट आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ना मैं आपकी बात को रद्द करूंगा ना आप मेरी बात को रद्द करेंगी। आपकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना है। हम सब जाएं क्या? नहीं, आपकी बात जमहूरियत है यार, आप भी बात करें, आपको भी आता है। लेकिन मेरा अपना पता है मानना क्या है कि हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास खास तौर पे, क्योंकि ज्यादातर ये जो आज की माशूकी में नजर आती है ना, इस क्लास के अंदर बहुत ज्यादा नजर आती है। नहीं भाई, ये भी एक सर्वे, ये भी एक सर्वे, देखिए मैं अपनी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जो पैदा हो गया ना, उसे आई लव यू कहने की बहुत जल्दी बहुत ठीक जो पैदा हो गया, अच्छा आई लव यू। चाहे मुफ्ती साहब अजान दें या ना दें, ना दे। अब उसमें होता क्या है, वो जो वादे जो एक तासुर दिया होता है, मैं तुम्हारे लिए मर मिटने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, 2 कपड़ों में रह लूंगी, सूखी रोटी खा लूंगी, प्याज चटनी, हाँ मतलब मैं कर लूंगी। लेकिन जब अच्छा वो भी ये कहता है मैं तुम फिक्र क्यों, तुम ऐसी बात ही ना करो। अरे क्यों ऐसी बात करें, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा, चांद तोड़ के लाऊंगा, तुम्हें जो है वो रानी बना के रखूंगा, मलका बना के रखूंगा। यानी उसका लेवल ये होता है बात करने का, और उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि जब प्रैक्टिकली वो जिंदगी में जब आते हैं और उनको पता चलता है कि आटे दाल का भाव क्या है, उस वक्त वो जो जितना भी प्यार व्यार होता है ना, ये प्यार शार इश्क विश्क जो होता है, वो सब एक तरफ से फारे हो जाता है। क्योंकि फिर सूरत हाल ये होती है कि प्रैक्टिकली जिंदगी को जब वो देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि बिजली का बिल क्या है, गैस का बिल क्या है, दूध का बिल क्या है। फिर उसके बाद जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों के पैम्पर्स हैं, उनके खर्चे। तो मेरा मानना है, देखिए मैंने इसीलिए कहा था जुनैद साहब कि छोटी उम्र में जब आप ज़ाहिर है मैट्रिक में होते हैं या इंटर में होते हैं या ओ लेवल्स ए लेवल्स में होते हैं, उस वक्त आप ये सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं ना, ये उस वक्त की होती है। जब आप एक मैच्योर एज में आके और आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके होते हैं, तब अगर आपको ऐसी मोहब्बत होती है तो फिर आपको पता होता है आटे दाल का भाव क्या है। अब पता नहीं मैच्योर एज में ऐसी मोहब्बत होती है, मैच्योर एज क्या होती है? बस और मैंने मैच्योर लोगों को भी ऐसे वादे करते हुए देखा है। मैच्योर लोगों को, मतलब यूनिवर्सिटी के बच्चे मैच्योर ही होते हैं ना, 22-23 मैच्योर नहीं होते, मतलब 22-23 24-25 26 साल। देखिए जहाँ पर रिश्ता भेजा तो उन्होंने कहा हम लड़की को कुएं में फेंक देंगे, तुमसे शादी नहीं करेंगे। आपने कहा तो फेंक के दिखाओ, पहले से ही होगा। कुएं में खड़े होके मैं कुएं में कैच कर लूंगी। अरेंज पटी नहीं, कुछ हुआ नहीं हुआ, आज का ये मौजू कुएं में चला गया। कोई खाता मावा और इलायची है, पूरा पाकिस्तान देखा बड़ा प्यारा कराची है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया
के लिए बन गया रोग जिंदगी के लिए दिल लगाया दिल लगी के लिए दिल लगी के लिए दिल लगी के लिए अली ज़फ़र जो हैं इनकी भी एक कहानी है, इनका नाम अली ज़फ़र है। और कहाँ से ताल्लुक़ है आपका अली ज़फ़र? जी वाकई से टेक्सला वाकई तो आपने कभी मोहब्बत की? बस मेरे पाकिस्तान की बड़ी प्यारी अवाम में सबसे मोहब्बत है मुझे। नहीं, कोई भी किसी लड़की से मोहब्बत की? सबसे कह रहे हैं जगह बड़ी खतरनाक है बड़ी वाकई। मुश्किल बात है सर। लड़की मुश्किल बात? हाँ जी, मुश्किल बात। वजह? वो इसलिए कि वो उनके घर वाले मारते हैं। मारते हैं? हाँ जी, जब पता लग जाए तो मारते हैं। तो तुम हर जगह ट्राई क्यों करते हो? हर जगह नहीं ट्राई करते। तो फिर कभी की नहीं ना, कभी सुना है लोगों से। कभी हुई नहीं मोहब्बत? नहीं हुई। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम जब बड़े हो रहे थे तो वहाँ कोई कॉलेज जा रही हो, कोई स्कूल जा रही हो? वो असल में बात ये थी सर कि जब कुछ छुपा रहे हो तुम हम अली ज़फ़र? बड़े हो रहे थे ना, हाँ। तो उस वक्त हमारे सर पे माँ बाप का साया नहीं था। अच्छा। तो इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सपेरी नहीं था ना, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था ये कर सकते हैं या नहीं, अच्छा, तो इसलिए नहीं किया। यार कुछ छुपा रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं छुपा। नहीं छुपा रहे हो तुम, नहीं। मुझे पता है। अगर छुपा रहे हैं तो हम शाहिर भाई को छुपा रहे हैं अपने दिल में। यार बेकार की बातें। बट ही सिंग्स रियली वेल। और आप सबने Very देखा good, कि कितना amazing. अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत कितना अच्छा गाते हैं, कितना खूबसूरत गाते हैं। हालांकि वाकई तो असले साजों का इलाका है। ये खुद चलता फिरता बॉम्ब है, आपको पता नहीं है। ये जितना लग रहा है उतना है नहीं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अली को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बट आदमी बहुत अच्छे हैं, ये वंडरफुल मैन, वी लव हिम। अच्छा जी, तो अब बताइए, हम बात कर रहे थे लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। इन्होंने अपना रिबटल जो है वो दे दिया है, अब बॉल आपके पास है, बताइए सबात। देखिए आप लोगों की तरफ से कोई काउंटर नहीं आ रहा? अभी जो है वो इन्होंने बड़ा अच्छा इस गाने में एक शेर था कि वो दर्द जो है ना किसी का जब तक दिल में नहीं होता ना, अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, जी। जो तड़पता ना हो जो किसी के तड़पता लिए। ना हो किसी और जो तड़पे और जो हम, हर एक के सुकून लिए क्यों नहीं रखें एक दिल? सवाल है। तड़पने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो जमीन पे लोटना पोटना और तड़पना शुरू कर देगा। मतलब एक अच्छा, ऐसे चीज़ लोगों होती को है। क्या कहते हैं जिनका दिल अक्सर किसी के लिए तड़पता हो? अक्सर यूं ही अचानक हर महीने दूध जो कहते हैं वो लाइव नहीं कह सकते। वाह 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 वाह, अच्छा। उनके लिए एक शेर है हाँ जी। कि तुम्हारा दिल तो एक ऐसा फ्रेम है जिसमें हर एक माह बदलती रहेंगी तस्वीरें। वाह वाह, क्या बात ये है, सिर्फ यही बोल सकते हैं। है ना? और दुनिया में कोई नहीं बोल सकता ना। आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं ना? मुझे बहुत मासूम लगते हैं, मुझे There you बहुत go. लाइवली लगते हैं। हम तो पता नहीं कौन कौन से बैंक लूट के बैठे हुए हैं यहाँ पे ना। सुबह सुबह पता नहीं किस जगह हम full of जाके life डाके है ना, मार के आते, तो हम लफ्ज़े क्या? मिजाज आशिकाना की तशरीह जो है ना पूरे प्रोग्राम में हो जाएगी। मुझे देख के तस्कीन नहीं हो रही है। वाह 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 वाह, अच्छा, अच्छी बात है Very जी। easy. जी, तो सबात आप कह रही थी कि जी जो तड़पता ना हो किसी के लिए, तो लेकिन इसके आगे क्या है? आगे भी तो बताइए ना, बिकॉज उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिए कि यार सब हवा हो जाता है, इश्क वगैरह जो होता है, तो ये ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, मेरा नहीं था। देखिए इश्क तो कभी हवा हो ही नहीं सकता। मोहब्बत जब कर ली तो फिर कर ली और वो सारी ज़िंदगी रहती है। अब वो एक अलग बात है कि छोटी मोटी चीज़ें, ज़ाहिर है आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ती हैं, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, सब कुछ है। ऑब्वियसली जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन मोहब्बत जो है वो ख़त्म नहीं होती। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं इसमें पैसा आता है मोहब्बत में? पैसा होता है, क्यों नहीं होता? पैसे के पैसा भी ज़रूरी है। वन ऑफ दिन एक इब्न इंशा ने कहा था सब माया है, सब माया। ढलती सब माया है। फिरती हाँ, छाया है। हाँ। जो तुमने कहा है फैज ने जो फरमाया है, सब माया। सब माया, है, सब माया। सही बात। बिल्कुल। जब देख लिया हर शख्स यहाँ हर जाई है, तो शहर से दूर एक कुटिया हमने बनाई है, और इस कुटिया के माथे पे लिखवाया है वाह, सब माया। सब माया। वाह बेशक। वाह। सही बात। वो लड़की जो चांद नगर की रानी थी, आज उसकी अल्लड़ आंखों में हैरानी थी, आज उसने भी पैगाम यही भिजवाया है, सब माया। सब माया। सब माया। आपको सुन के हैरत होगी एक बात मैं मैं एक ब्रेक ट्रिब्यून लेते के हैं, फिर हैरत इकट्ठे करेंगे ब्रेक के बाद। सब मिलके हैरत ज़्यादा हो हैरत कदे जाएंगे। में जाके बैठेंगे ना। हाँ, वो हम हैरत ज़्यादा होंगे ब्रेक के बाद। मिलके हैरत करेंगे।
हैरत पे एक लतीफ़ा है, लेकिन वो मैं लाइव नहीं सुना सकता। ब्रेक में बेहतर है सुनो। ब्रेक में सुनाते हैं। हाँ, बेहतर है ब्रेक वो ले। शेख साहब की ज़िंदगी पे है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक बैक। All right, G, once again, Assalamu alaikum. It's one of those segments that is very close to my heart. सेहत का राज और उसके अंदर the lovely Matira is here. Assalamu alaikum जी, how are you? कैसी हैं आप? I'm good. Good morning. कैसे हैं आप? Very good morning to you. Yes, very good morning. You're all here, ना? Yes, I'm all here. Don't worry. That's really good. आज हमारे साथ इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए डॉक्टर फायजा इज़ हियर. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मैम? एंड डॉक्टर फरीन इज़ हियर. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? ठीक है. आज हम जो बात कर रहे हैं वो प्री नेटल केयर पे बात कर रहे हैं और उनकी वजह से जो अमवात हो जाती हैं, बच्चों की हो जाती हैं और साथ साथ औरत की हो जाती है, उस पे हम बात करें. तो बिफोर वी स्टार्ट Yeah. लेट्स टॉक टू डॉक्टर साहब. मुझे बताइए इसकी वजूहात क्या होती हैं. हमारे मुल्क में क्या प्री नेटल केयर का कॉन्सेप्ट नहीं है या अवेयरनेस है और हम जानबूझ के नहीं करते? व्हाट इज़ इट? एक्चुअली ऐसा ही है. देखा जाए तो प्री नेटल केयर नहीं, हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसे हम प्री कंसेप्शन भी बोलते हैं. प्री कंसेप्शन भी एक मैटरनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर वहाँ पे आपकी मदर हेल्दी होगी देन शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ हेल्दी चाइल्ड. ठीक है. So it's only not the antenatal time, it's the preconception time also. Mother has to be healthy in each and every aspect in order to give a good and healthy family. और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हम अवेयरनेस की कमी की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से ऐसा है कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो सफ़र करती हैं और अवेयरनेस, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें मिला के वो इवेंचुअली फिर बैड कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लीड करते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि मदर के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो, और फीटल कॉम्प्लिकेशंस जो बच्चों के साथ होती हैं वो फिर एंड रिज़ल्ट देती हैं. तो इसमें happen in the young, जिस तरह लोग like childhood में भी marriages कर लेते हैं, like in the teens, तो जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं. Does this Definitely. happen? ज़्यादातर केसेस किस में होते हैं, मतलब प्रॉपर 20 के बाद या फिर in the teens? What do you think? देखिए, अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो तो डेफिनेटली यंग एज में या ओल्ड एज में डेफिशिएंसी इज़ देयर, सो इट इज़ गोइंग टू गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशन. The problem is it's not exactly the age. The age does matter, but it's not exactly the complete, culprit के age की वजह से है. It's basically the awareness that our females don't have. Secondly, अच्छा, एक family बात support बताइएगा, भी अभी इतनी आपने नहीं है. फीमेल अवेयरनेस की बात की, आपको लगता है कि मेल अवेयरनेस है? Exactly, that's what I'm coming to. Okay. फैमिली सपोर्ट, या इसमें आप मेल्स कह लें या हमारी सोसाइटी, जैसे हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है देखा जाए तो, मैं इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्बन लाइफस्टाइल, उसमें भी हमारे पास कोई अगर मदर आती है, कोई पेशेंट आती है, प्रेग्नेंट फीमेल आती है, तो वो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो कि वो अपनी तरफ से नहीं ले रही होती है. दे आर बीइंग सुपर इम्पोज्ड बाय द फैमिली, वेदर द मदर इन लॉ, द सिस्टर इन लॉ और द हस्बैंड, राइट. सो उसमें ये कि अगर मदर ने कह दिया कि नहीं अल्ट्रासाउंड की, तो मदर इन लॉ ने कह दिया अल्ट्रासाउंड की तो रेडिएशंस बहुत ख़तरनाक हैं तुम्हारे बच्चे के लिए, There you go. तो आप वो कहती नहीं मैं तो अल्ट्रासाउंड करा ही नहीं सकती. शी डजंट नो कि अल्ट्रासाउंड की इंपॉर्टेंस क्या है. देयर आर सर्टेन टाइम पीरियड्स वेयर द अल्ट्रासाउंड इज मस्ट. अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब हर एक विजिट में एक अल्ट्रासाउंड कभी कभी होना बहुत ज़रूरी ये होता मैं है. आपको मतलब ये मैं आपको एक वो मिसाल दे लेकिन रही आप हूँ उसकी हमारे बहुत आप हमारे टैबूज देखिए ना. अभी जो आपने बात कही, आप बहुत सारे लोगों से मिलती हैं, बहुत सारे कपल्स से मिलती हैं जो आपके पास आते हैं. ख़वातीन की बात हम नहीं करते इस वक्त. सारे ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन जो आपके पास आती होंगी वो शायद मैल न्यूट्रिस्ट होती होंगी या और उनके मसाइल होते होंगे. उनके हस्बैंड के जो बिहेवियर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आर दे अवेयर कि इनकी सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है और अगर वो अच्छी सेहत की होंगी तो उनका बेबी जो होगा वो भी अच्छा डिलीवर होगा? क्या वो जानते हैं इस बात को? यही हमारा एक डायलेमा है कि हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यहाँ पे आ जाती है कि जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम लोग सपोर्ट करने के बजाय अब वो चीज़ ही आ जाती है कि मल्टीपल जगहों पे जब ये इनका ट्रांसपोर्ट, अगर आप सिर्फ इन द स्टार्ट अगर आप लें तो अगर हम कहें कि एक लड़की है विद देयर पेरेंट्स, उस वक्त से लेके हमें इस चीज़ को जो है अपनी न्यूट्रिशन
और उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी एजुकेशन, सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि अगर फिर जैसे आपने कहा कि अर्ली मैरिजेस हमारे यहाँ एक और इशू है, तो सबसे पहले ये कि अगर तो कोई एज एट द एज ऑफ 20 भी अगर कोई शादी कर लेती है तो दैट्स फेयर इनफ, ठीक है, ताकि उस वक्त ये होता है कि इनकी डेवलपमेंट लड़कियों की कंप्लीट हो चुकी होती है कि उनकी फिर हम शादी 20 साल की उम्र में करा दें। लेकिन फिर बाद में फिर ये आ जाता है कि क्या वो मेंटली इतनी मैच्योर थी कि वो इमीडिएटली जो है वो मदर बन जाती। तो ये चीज़ें जो है ना, उसके बाद फिर जब वो इमेच्योर होती हैं तो फिर दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। और हमारे यहाँ अगर हम देखें तो जो ख़वातीन की अमवात हैं वो हम लोग अभी तक उसको कम नहीं कर पाए हैं। अभी इस वक्त भी जो अमवात हैं वो किस सेंस में कम नहीं कर पाए? देखें, इस वक्त भी जो हमारे पास मेटरनल मोर्टेलिटी है वो दिस इज़ यू कैन से कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टॉप 6 मुल्कों में आता है जिनमें ख़वातीन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी उनकी डेथ हो जाती है, और ये तकरीबन आप समझ लें कि अच्छा, 178। यहाँ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस। सबसे मेजर कॉज प्रेगनेंसी के दौरान मौत का क्या होता है? 3 हमारे पास मेजर जो कल्प्रिट्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, उसके अंदर हेमरेज, सेकंड हमारे पास आ जाता है एक्लेम्सिया, जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होकर उनको फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और तीसरा कॉज है सेप्सिस। और ये तीनों कॉजेज़ ऐसे हैं जो कि हम आराम से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये तीनों कॉजेज़ सिर्फ डॉक्टर्स ही डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब डाइट डिटेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन द स्टार्ट अगर हम लें कि अगर माँ जो है प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेगनेंसी की तरफ जा रही है तो हम प्रेगनेंसी से पहले ये चेक कर लें, जैसे आपने कहा अल्ट्रासाउंड बेसिक एलिमेंट तो है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे उनमें खून की कमी है, खून की कमी अगर वो पहले ही प्रेगनेंसी से पहले ही उसमें खून की कमी है या प्रेगनेंसी के दौरान उसकी खून की कमी है, और उसका एक सिंपल एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, उससे देखा जा सकता है कि आप अगर वो खून की उसमें कमी है तो उसकी न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स। एक काम करते हैं, वो विल टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उन कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल। आप लोगों को ये समझना होगा, देखिए कहना बहुत आसान है मतीरा कि एक औरत की डेथ हो गई, उसके पीछे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए। जैसे 3 कल्प्रिट्स के बारे में डॉक्टर साहबा ने बताया, हम इन तीनों कल्प्रिट्स के बारे में बात करेंगे। साथ साथ ये कैसे इंश्योर किया जाए, देखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, मैं ले रहा हूँ ब्रेक, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आप शादी के लिए आपको मेंटली रेडी होना होता है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक लाइफ को, हमारे यहाँ ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि औरत आती है, औरत घर में काम करने के लिए नहीं आ रही, वो आपकी लाइफ पार्टनर है, यू आर शेयरिंग अ लाइफ विद हर, तो उसकी सेहत आपके लिए सबसे पहले आनी चाहिए। अगर आप उसको इसलिए ला रहे हो कि वो मेरी माँ की खिदमत करेगी, मेरे बाप की खिदमत करेगी, ये सब कुछ, ये हमारे यहाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए, ये हमारी अक़दार है और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं और इनके साथ हमें जीना चाहिए। एट द सेम टाइम दैट्स, वो आपकी महकूम नहीं है, गुलाम। और मुझे इतना अफसोस है लिटरली 2019 में बैठ के अगर हमें ये बात करनी पड़े तो आई थिंक दैट्स जस्ट नॉट राइट। लेकिन दिस इज़ 2019 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। आज भी हम किसी भी अंदाज से बात कर लेते हैं बीवी से, बिकॉज हमें ये पता होता है कि उसको ये बचपन से बताया गया कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर ये घर ही तुम्हारा सब कुछ है, तुम्हारा मियाँ ही सब कुछ है। होता है, बिल्कुल होता है। बट देन एट द सेम टाइम रियलाइज दिस, वो जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती है आपकी इस फजूल की मर्दानगी की वजह से, फजूल के मर्दाना बिहेवियर की वजह से बड़े ज़ख्म लगते हैं। उसको ज़रा सोचिए, एक लम्हे को पोजीशन चेंज कीजिए अपनी, एक लम्हे को वो पोजीशन चेंज कर लीजिए एंड इमेजिन व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। ब्रेक के बाद once again welcome back and we're talking about mortality
इन्होंने बहुत अच्छी कुछ तरह याद आ गया बताया। था मुझे, कोई नहीं, बात मुझे कुछ याद आ गया था। क्या याद आया? That's okay, वो उनको पता है, उन्होंने जो किया है वो बता उनको पता है। देना, इतनी अच्छी तरह मुस्कुरा रहे हैं, वो वाले लोग भी मुस्कुरा लेंगे, हम भी मुस्कुरा नहीं, लेंगे, राइट? कुछ ऐसे पुराने गाने थे जो हम लोग गाया करते थे, चलो तो मुझे उसके बीट्स और उसकी कुछ चीज़ें याद आ गई थी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू यू, मोर्टेलिटी जो हो जाती है, कॉजेज़ आपने 3 बताए हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉज, हेमरेज जो हो जाता है। कितने फीसद चांसेस होता है हेमरेज होने के, और क्या वजूहात होती हैं, और अगर हेमरेज हो जाए तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हेमरेज जो है वो पहले उर्दू में बताइए क्या है हेमरेज। अच्छा ठीक है, हेमरेज इज़ बेसिकली, हेमरेज का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे के पैदा होने के बाद, डिलीवरी के फ़ौरन बाद, या ख़ास टाइम लिमिटेड 24 आवर्स और 48 आवर्स, उसमें जो खून का ज़्यादा ज़ाया हो जाना, उसको हम हेमरेज की डेफिनेशन में लेकर आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हेमरेज होना और प्रेगनेंसी के बाद हेमरेज, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेगनेंसी से पहले अगर हेमरेज होता है माँ के लिए तो दोनों कंडीशंस में ही ख़तरनाक है, ज़ाहिर है। ठीक ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो बेबी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, इसलिए आपको 2 लाइफ्स आपकी स्टेक पे आ जाती हैं। ठीक है। और इसको हम कहते हैं APH, एंटीपार्टम हेमरेज, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है। जो प्रेगनेंसी के बाद होता है उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद खून का ज़्यादा ज़ाया हो जाना होता है बेसिकली। तो इनकी वजूहात बहुत सारी हैं और इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इक्लेम्सिया या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी प्रेग्नेंट मदर को है, प्रेग्नेंट पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है और वो उसको नहीं पता है और अनकंट्रोल्ड है, उसमें हमारे अगेन एज अ जस्ट सेड के मदर और बेबी दोनों स्टेक पे चले जाते हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसके अलावा कोई ट्रॉमा है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऐसी है, हिस्ट्री ऑफ फॉल है या हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको क्या लगता है डोमेस्टिक वायलेंस होता है अभी भी? लाइक आपके, आई एम श्योर यू गेट अ लॉट ऑफ केसेस, बट प्रेगनेंसी के दरमियान डोमेस्टिक वायलेंस कोई करता है? डेफिनेटली होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअली द सेटअप वेयर वी आर वर्किंग। जैसे मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा इसका रेशियो नहीं है, बट आई एम श्योर डोमेस्टिक वायलेंस इज स्टिल देयर इन आवर सोसाइटी। इस डोमेस्टिक वायलेंस की भी बहुत सारी ये तो मतलब आई थिंक होता होगा। आई थिंक अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा अगर आप नॉर्मली अपने घरों में भी जाएं, वो ख़वातीन जो कि हॉस्पिटल्स तक नहीं आ रही हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी में हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमारी सारी पॉपुलेशन जो प्रेग्नेंट होती है वो फॉरेन डॉक्टर के पास आ जाती है। इट्स नॉट लाइक दिस। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में हैं, जिनको ये कहा जाता है कि प्रेग्नेंट तो हम भी हुए थे, तो इसमें तुम्हारा ऐसा कौन सा, बच्चे तो घर में भी पैदा हो जाते हैं। दे डोंट नो कि उस आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ था, लेकिन इस औरत का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, शी इज़ एट रिस्क। अच्छा, ये भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती होंगी ना? डेफिनेटली ये है। अगेन वही मैंने कहा ना, एक सोसाइटी का बंडल है जहाँ पे हो सकता है मैं इस चीज़ को इतनी अच्छी तरह रिपोर्ट ना कर पाऊँ बिकॉज मैं उस जगह पे काम नहीं करी, बट लाइक इंटीरियर हो गया हमारा, या जो हमारी लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास हो गई, वो तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस को डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं। और वहाँ इस किस्म के केसेस भी आते हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आई थिंक इट्स रियली important after at least the 3rd month to go for regular checkups, चाहे आप अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लो क्लास हो, जैसे भी हो। यार मेरे ख्याल में तो आपको शुरू दिन से करना चाहिए। इफ यू आर प्रेग्नेंट देन आपको शुरू दिन से करना चाहिए। No, 3 months is just the normal time. उसके बाद 3 months के बाद you can go and get yourself checked. First 3 months are literally very important for the pregnancy because हमने अपने सेटअप में कुछ, मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स देखी हैं कि पेशेंट आ रही है, शी जस्ट हैज़ दिस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कि आई एम प्रेग्नेंट एंड शी वाज बीइंग टोल्ड कि बस प्रेग्नेंट हो, ठीक है, चौथे महीने में जाके अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, एंड शी कम्स विद सिवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, and when she got her ultrasound done, that was a ruptured ectopic pregnancy. Ruptured ectopic pregnancy का मतलब प्रेगनेंसी तो है, PT test was right, उसके घर वाले और वो भी right कि भाई she had pregnancy, but pregnancy was not at the right place. That's the complication, जो कि overlook हो गई और वो patient complication में आ गई। Last time we even did और a show. उसमें मौत भी हो सकती है। Definitely मौत हो सकती है। आप उस पेन को अगेन पे मैं वही कहूँगी, हाँ पेन होता है, कोई मसला नहीं है, पेन होता है, उसको आप ओवरलुक कर दें। जब वो रप्चर हो गई, आपकी फैल्लोपियन ट्यूब रप्चर हो गई, ब्लड लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, अगेन हेमरेज, और उसकी वजह से फिर लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट डायबिटिक्स दैट नॉर्मली आपके मिसकैरेजेस होते हैं, उसके बाद लोग जाकर ब्लड टेस्ट नहीं, अभी तो तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने बताया था कि एक ऐसी भी वो जो ठेले पे आई थी, वो हेमरेज हो गया था, उनको हेमरेज हो गया था, और ये पोस्टमार्टम वो था, वो ऐसा नहीं था कि पहले बेबी डिलीवर हो गया था
और उसको लेकिन the dye messed the kids. उसको आई डोंट नो हु मेस्ड इट Something अप, happened. लेकिन ब्लीडिंग हो रही थी और बारिश हो रही थी और वो मलेरिया का कोई केस था और वो ठेले पे रख के उस औरत को हॉस्पिटल लेके गए थे एंड शी डाइड। That's so sad. शी डाइड। अच्छा, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर अगर फ्लक्चुएट करता है या ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ए वजूहात क्या होती हैं, बी कंट्रोल कैसे किया जाता है और सी कॉम्प्लिकेशन कैसे आ जाती है इसमें? ब्लड प्रेशर जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा कम उम्र में शादी हो जाए या 40 के बाद प्रेगनेंसी, ओके ये मतलब बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसी हो या बहुत लेट एज में, तो दोनों सूरत हाल में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। फिर हमारे पास अगर ये औरतें आती हैं तो ज़्यादातर उनका वेट जो होता है नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा होता है, वो उनमें स्वेलिंग की अलामात आती हैं। तो अगर उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए तो उस टाइम पे भी दिखाने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ ये खुश हो रहे होते हैं कि चलो अच्छा है कि प्रेग्नेंट है तो वज़न बढ़ रहा है कि बेबी गोल हो रहा है, रियलिटी में माँ गोल हो रही थी। मुझे आपसे ये पूछना है, लॉट ऑफ पीपल ब्लड प्रेशर आई हर्ड कि डिप्रेशन भी ट्रिगर करता है ब्लड प्रेशर को, मतलब प्रेशर, स्ट्रेस, ये चीज़ें भी मिसकैरेजेस के ज़्यादा स्ट्रेस होती है। लेकिन प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसमें ज़्यादातर ये होता है कि आप इम्यूनोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसको ब्लड प्रेशर बढ़ने को जो है ना आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसमें ये आ सकता है कि आप अर्ली डिटेक्शन कर लें कि आपको जल्दी पता लग जाए कि इन ख़वातीन का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जैसे अगर कोई औरत ऐसी है जिसकी माँ को जो है वो ब्लड प्रेशर रहा है, उसको ख़ास तौर पे माँ या बहन को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर या फिट्स इस तरह पड़े हैं तो दूसरी बहन में या बेटी में चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो आई थिंक से ये चीज़ें हस्बैंड एंड वाइफ को ज़्यादातर, आई बिलीव ये चीज़ हस्बैंड को सोचनी चाहिए। ऑफ कोर्स हस्बैंड को सोचनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये हो जाता है, ब्लड प्रेशर का हो गया, डिटेक्ट भी हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या बिहेवियरल चेंज होना चाहिए? स्ट्रेस के अंदर कितना चेंज होना चाहिए? क्या उसके लिए दवाएं अवेलेबल हैं? जी, दवाइयाँ उसके लिए अवेलेबल हैं और उसमें अगर प्रॉपर्ली इसको मैनेज किया जाए तो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, वो दी जाती हैं। उसके साथ ये है कि अगर उन ख़वातीन को हाई ब्लड प्रेशर के साथ सर में दर्द, नज़र में जैसे उनकी रोशनियाँ सी आँखों में लगना या इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो एमरजेंसी में इनको आने की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट एक दवाई होती है, वो हम इनको देते हैं, जिसके बाद इनके फिट्स पड़ने से पहले ही हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा अगर उनको फिट्स पड़ना शुरू हो जाएं या ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो इनके दिमाग के जो शरीयान होती है वो फट सकती है, जिसकी वजह से दिमाग में उनकी ब्लीडिंग और वो पैरालाइज हो सकती हैं और फाइनली डेथ हो सकती है। जी, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जिसका तीसरा रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप ये शो देख रहे हैं और देख रही हैं तो खुद सोचिए कि कितना ये, जिसको हम बहुत आसानी के साथ कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी हो गई और बच्चे हो गए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसमें ज़िम्मेदारी होती है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि DKT क्लिनिक्स जो हैं, आप वहाँ पर ज़रूर जाइए, वहाँ कंसल्टेंट्स हैं और 1200 यूनिट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बेशुमार उनके यूनिट्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनके पास ज़रूर जाइए और उनसे बात कीजिए। वो उनके कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर के बारे में आपको आगाह करेंगे और जो चीज़ें आपको दरकार होंगी उसमें आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो ज़रूर अपने किसी फिजिशियन के पास जाइए, लेकिन जब से आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है प्लीज़ मेक श्योर कि यू हैव अ डॉक्टर अवेलेबल ऑलवेज। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद राइट बैक। दैट ब्रिंग्स टू अनदर पॉइंट, अगर जहाँ डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ ट्रेंड मिडवाइफ्स होती हैं जो कि उनको पता है स्टेरिलाइजेशन का ख्याल कैसे रखना है। स्टेरिलाइजेशन मीन्स इन्फेक्शन को आपने कंट्रोल कैसे करना है, बिकॉज गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज़ बेसिकली यू आर एक्सपोजिंग द मदर टू द आउटसाइड इन्फेक्शन, मदर एंड बेबी बोथ। तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल रखना है ताकि पेशेंट फर्दर जो है वो किसी इन्फेक्शन में ना चली जाए।
तो दाई और ट्रेन मिडवाइफ्स में यही फ़र्क है कि जो ट्रेन मिडवाइफ होगी उसको प्रॉपर तरीक़ाकार पता होगा डिलीवरी का, इंस्ट्रूमेंट्स हैंडलिंग का, बेबी हैंडलिंग का, सफाई का, तो एक प्रॉपर तरीके से वो उसको डिलीवर करवा सकती है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसका भी उसको पता होगा, तो वो पेशेंट को एट दैट टाइम आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के लिए अवेयरनेस दे सकती है कि आपको ऐसा ऐसा हो तो आपने घर पे नहीं रहना है, आपको हमें रिपोर्ट करना है। ठीक है। जबकि जो दाइयाँ होती हैं तो डेफिनेटली जब उनको खुद नहीं पता है तो वो अगले बंदे को क्या गाइड करेंगे। तो कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अगर डॉक्टर्स हर वक्त अवेलेबल नहीं है, मस्ट से कि 24 आवर्स फैसिलिटी नहीं है, तो ट्रेन मिडवाइफ्स दे शुड बी देयर ताकि इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकें। अच्छा, मैं जिन क्लिनिक्स की बात कर रहा हूँ डीकेटी, वहाँ पर भी ये ट्रेन मिडवाइफ्स जो हैं वो बेतहाशा अवेलेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ एंड साउंड हो और आप और आपका बेबी जो है दोनों हेल्दी हों। तीसरी कॉज क्या होती है डॉक्टर साहब? तीसरी कॉज होती है इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं सेप्सिस। और जैसे कहा कि दाइयाँ जो होती हैं या उनमें इतना सेंस नहीं होता कि वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है कोई भी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें या इंस्ट्रूमेंट उनके साफ़ सुथरे हों, तो इसीलिए ये सेप्सिस का मर्ज़ हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो इसमें भी अगर हम डेथ के हिसाब से करें तो हमारे पास जैसे घर में डिलीवरीज़ होती हैं और घर में अगर हमारे पास ट्रेंड मिडवाइफ अगर वहाँ पे अवेलेबल लोकल एरिया में होती हैं या लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, तो सिंपल क्या है, एक डिटॉल हो गया या क्लोरहेक्सिडीन का सलूशन आता है, सिर्फ वो उस वक्त मरीज़ के ऊपर डाल के उसको डिलीवरी कराई जाए, स्टरलाइज ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाए। अब हमारे पास जैसे मरीज़ हैं, अब बेबी की कॉर्ड कट करने के लिए वो लोग उठा के कोई भी रील का धागा लेके बांध देते हैं। Really? और उसके बाद घर में कपड़ा काटने वाली कैंची से या छुरी से उसकी कॉर्ड कट कर दें, तो फिर आप बताएं कि उसका इन्फेक्शन कहाँ जाके अम्बिलिकल कॉर्ड कभी कभी बेबी के गले में भी रैप हो जाती है, लोगों को ये पता नहीं होता, लेकिन समटाइम्स इट रैप्स अराउंड द बेबीज नेक। आप कोशिश करो, किसी हॉस्पिटल पर जाना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेयर द अल्ट्रासाउंड्स कम। आपको बेबी ब्रीच भी हो सकता है, बहुत इश्यूज हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जाकर एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ वहाँ। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपने सेप्सिस की बात की है, तो ये आपने कितने % केसेस के अंदर ऐसा होता है? काफ़ी तादाद है? देखिए, हमारे पास रूटीन के अंदर जो अब आजकल सेप्सिस के मरीज़ इतने ज़्यादा हमारे पास आने लगे हैं, आ रहे हैं। और वो मैं सबसे ज़्यादा जो बात इसमें ये है कि सिर्फ वो हमारी ये नहीं है कि सिर्फ दाइयों के बिगड़े हुए केसेस हैं, हमारे यहाँ छोटे क्लिनिक्स जो हैं वो भी स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल। और उसमें अब देखें, जब ऑपरेशन थिएटर है या लेबर रूम है, उसके अलग कपड़े हैं, अलग जूते हैं, स्टरलाइज्ड ग्लव्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। और ये एक ऐसा कॉज है जिसमें आप इसको अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। और अगर खुदा न करे सेप्सिस हो जाता है तो क्या उससे मौत भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज सेप्सिस कैन लीड टू मल्टी ऑर्गन डिसफेलियर ना। इसमें आपकी किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, लिवर इन्वॉल्व हो जाता है, किडनी यूरिन बनाना छोड़ देता है, आपका जो है वॉल्यूम जो है शट डाउन हो जाता है। काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो कि एक विशियस सर्कल होता है। वंस इट स्टार्ट्स देन इट्स हार्ड टू कंट्रोल दैट। तो बेहतर यही होता है कि आप पेशेंट को उस लेवल पे ले जाने से पहले उसे कंट्रोल कर लें। अच्छा, तो ये जो आपने 3 जो कॉजेज़ बताई हैं, इनकी प्रिवेंशन पॉसिबल है? बिल्कुल, और बड़े आराम से पॉसिबल है। देखिए, जो सेप्सिस की बात है तो इस्लाम में भी कहा गया सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। तो आप सिर्फ इसी को याद रखिए, खुद भी आप साफ़ रहिए और जो बाकी तमाम एनवायरनमेंट है उसको भी साफ़ रखिए। लेकिन अगेन ये बात वहीं आ जाती है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये जो DKT की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर ज़रूर जाएँ। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, और आपको हमारे यहाँ एक स्टिग्मा और भी है, एक बड़ा अजीब सा फेयर है कि जी प्रेगनेंसी बहुत एक्सपेंसिव होती है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इतना चार्ज कर लेगा, हम अगर मल्टीविटामिन लेंगे तो हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आपको ऐसा भी कोई सिलसिला है तो आप कम से कम इन क्लिनिक्स को ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी प्री नेटल केयर है और पोस्ट नेटल केयर दोनों अवेलेबल है, और आपको गाइड किया जा सकता है। खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, आपकी अपनी कोताही की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो वो कॉम्प्लिकेशन आपकी जान भी ले सकती है। ज़ाहिर, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग
कि हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप के अंदर ये सारी क्लिनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। Absolutely. बगैर पैसों के ये लोग जाएं और इन अपनी जो है केयर कराएं, अपना पूरे विजिट्स कराएं, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी भी कराएं। और ये इवन इनके मल्टीविटामिन्स, आयरन सप्लीमेंट, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सिर्फ ये कि हमारी जो ख़वातीन हैं और उनके शौहर हैं, उनमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जैसे ही औरत प्रेग्नेंट है तो उसको किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में लेके जाएं, ताकि वो जो है वो उसके कहा जाए कि वो क्या कहते हैं उसको एक प्रॉपर जो है वो सेफ़ हैंड्स के अंदर मौजूद हो, ताकि आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करें फर्स्ट स्टेज पे, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं तो एटलीस्ट वो उनको जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जिस वक्त जैसे अब मैं हूँ या ये डॉक्टर साहब हैं, हम लोग टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, हमारे पास जो वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं वो ऑलरेडी 3 या 4 हॉस्पिटल से घूम के आए हुए होते हैं, और उस वक्त वो जो है वो इरिवर्सिबल स्टेज में होते हैं। ये लोग टोटली बिगाड़ कर लोग आगे कर देते हैं। उसके बाद उनको बचाना इम्पॉसिबल की हद तक डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जब इन्फेक्शन के अंदर सारे गुर्दे हो गए, जिगर हो गया, ये सारे जब अपना काम छोड़ देते हैं, या लंग्स हो गए वो अपना काम छोड़ देते हैं, तो उनके बाद उनको रिवाइव करना और उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लेकर आना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मैंने कहा ना, इट्स जस्ट लाइक अ विशियस सर्कल। आप चीज़ों को कंट्रोल करने जाते हैं लेकिन वो और उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ और हो जाता है। आप एक काम करने जाते हैं, 2 काम और बिगड़ जाते हैं, बिकॉज बॉडी रिस्पॉन्स भी तो मिनिमम होता जाता है, फाइटिंग पावर ऑफ द पेशेंट डिक्लाइन होती जाती है डे बाय डे। तो बेहतर यही होगा कि प्रेगनेंसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना कंसिडर किया जाए या बहुत लाइट भी ना लिया जाए। वंस यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, जस्ट गो टू द डॉक्टर, एटलीस्ट गेट योर सेल्फ चेक्ड वंस। जो ब्लड और यूरिन के टेस्ट हैं एटलीस्ट एक दफ़ा शुरू में ज़रूर कराइए, ताकि आपको पता लगे कि आप पहले से अगर किसी चीज़ के लिए डेफिशिएंट हैं तो आपके साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए। उससे डील करना तो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस दैट यू आर प्रोन टू। जैसे अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप ब्लीडिंग के ज़्यादा अनीमिया है अगर, तो आपके ब्लीडिंग से आपको ज़्यादा नुकसान होगा बनिस्बत उस औरत के जिसका हीमोग्लोबिन लेवल वेल कंट्रोल्ड है। तो आपको फिर उन चीज़ों को रिप्लेस करना अच्छा, अभी तक हमने बात की है कि जी प्रीनेटल किस तरह से होता है। अब जब इस आखिरी ब्रेक है ये मतलब इस सेगमेंट का, जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जब एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है, बेबी हो जाता है, फिर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, बचाव के तरीके क्या हैं, और कितना अरसा होता है कि जहाँ अरसा तो ज़ाहिर है वो एक रेलेवेंट टर्म है, लेकिन कितना अरसा होता है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। ब्रेक के बाद जी, once again, thank you very much. Once again, welcome back. And बात हो रही थी प्रीनेटल तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कितना अरसा होता है जो बहुत आपको केयरफुल रहना होता है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? ये सारा पूरा जो 6 वीक्स का टाइम पीरियड होता है, जिसको हम कहते हैं कि ख़वातीन जो 40 दिन होते हैं डिलीवरी के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्पेशली जो पहले 48 घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, उसके अंदर इनमें चांसेस ये होते हैं कि ये जैसे डिलीवरी के फ़ौरन बाद 48 घंटे में ये दोबारा से ब्लीडिंग हो सकती है इनका, कि हैवी ब्लीडिंग भी एक जी हैवी ब्लीडिंग जो लोग नॉर्मल ले लेते हैं जी। उसके अलावा अगर हम जैसे फिट्स की हमने बात की या एक्लेम्सिया की बात की, जो हमारे पास 40% एक्लेम्सिया जो है ये पहले 48 घंटों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ख़वातीन जैसे ही डिलीवर होती हैं तो सब हैंड्स ऑफ कर लेते हैं कि भाई अब तो डिलीवरी हो गई, अब अस्पताल से भी निकल चलो और बस फिर कुछ और करने की फर्दर ज़रूरत भी नहीं है, और फिर उस वक्त जो उनका ब्लड हर चीज़ वो ये समझ लेते हैं कि अब नॉर्मल हो गई है, बिल्कुल, और वो इमीडिएटली उनका यही रहता है कि बस अब डिलीवरी हो गई तो अब निकलो दोबारा घर चलो, तो अब हमने यहाँ पे रुक के क्या कर लेना है। और वो जो टाइम पीरियड 48 घंटे, ये जो पहले 10 दिन होते हैं ये बहुत क्रूशल होते हैं। हम पूरे 10 दिन तो मरीज़ों को अस्पताल में तो नहीं रख सकते, लेकिन 48 घंटे ऐसा होता है कि जिसके लिए हम ये कहते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर रहे। मेरा सवाल, कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो 48 घंटे तक रुकते हैं आपके पास?
इवन हम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से होने के बावजूद वो 24 घंटे के अंदर अंदर जाने की बात करते हैं, और अगर हम उनको कहते हैं कि ख़तरा आपको हो सकता है, उसके बावजूद वो लोग फिर एक पेपर होता है उस पर साइन करके चले जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है और हम लेके जा रहे हैं। डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट आपको कंसेंट दे देते हैं? कंसेंट दे हम लोग लिखवा लेते हैं या तो कि ठीक है, जिसको हम कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। So what do you think? ये जो साइन करवाते हैं, is the mother or the husband, किसका ज़्यादा सही होता है इस चीज़ पर? क्योंकि I believe औरत इतनी कमज़ोर होती है, mentally वो वैसे अनस्टेबल होती है इन चीज़ों में। I don't think so she can jump on to conclusion. जी, वो ज़्यादातर हस्बैंड या ससुराल वाले डिसीजन ले रहे होते हैं कि, या पूरी फैमिलीज कह लें कि वो डिसाइड कर रही होती हैं कि अब हॉस्पिटल में हम रात को कौन रुकेगा, तो हम मरीज़ को जल्दी घर ले जाते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या उसमें कहीं पैसे का भी अमल दखल होता है, खर्चा भी? बिल्कुल होता है, पैसों का भी होता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आने वाले सारे लोग जो है वो मीडियोकर क्लास से भी आते हैं, तो वो अपना एक पर्टिकुलर बजट रख के आते हैं कि हमें हॉस्पिटल इस वक्त के लिए इतना अमाउंट स्पेयर रखना है। कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उस एक्सपेंसेस से आप बाहर भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिलीवरी का बजट था, सिजेरियन सेक्शन हो जाता है, बेबी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो एनसीयू एडमिट हो जाता है, नर्सरी चला जाता है। अच्छा, तो इन चीज़ों को भी मैं वैसे तो मैं एक नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, इफ एवरीथिंग गोज राइट, हाउ एक्सपेंसिव इज दैट? हर हॉस्पिटल की डिफरेंट कॉस्ट है। जस्ट बॉलपार्क फिगर। Like a normal one, है ना? देखिए, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और अगर ये एक्सटेंड करे तो नॉर्मल डिलीवरी 1 लाख रुपए तक भी हो सकती है। रियली? जी, दैट एक्सपेंसिव? और वैसे 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार? यूजुअली हमने 6,000 में 8,000 में सेक्शंस, मतलब सिजेरियन सेक्शंस हुए पेशेंट्स भी रिसीव किए हैं अपने हॉस्पिटल में। जबकि हम मुझे लगता है 6-8 हज़ार में तो आप स्टेरिलाइजेशन का एक लेवल भी नहीं अटेन कर सकते। तो गॉड नोज़ कि वो किस तरह से उन बेचारे पेशेंट्स का सेक्शन करते होंगे और किस तरह हैंडलिंग करते होंगे। अच्छा, आप लोग की फील्ड में जी बोलिए। I just want to say, लेकिन अगर आपका what do you call it, अगर आप प्लान करते हो, एक नॉर्मली आप प्लान करते हो 1 बच्चा या 2 बच्चा, तो आई बिलीव आप तैयार होते हो उस 1 लाख के लिए। आप एक्चुअली 2 लाख भी जमा करके बैठते हो क्योंकि यू आर रेडी टू हैव अ बेबी। तो उस वक्त आई डोंट थिंक सो द मनी मैटर्स। सो मैं लोगों को यही बोलूँगी, प्लीज़ देखो यार, प्लान फैमिली बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ, थोड़ा सा। उसका रीज़न ये नहीं है कि तुम गलत कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हैं आप सब लोग। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में कि मेरा एतबार बहुत सारी चीज़ों से उठ गया। मैं बहुत क्लियरली आपको कह रहा हूँ, इसी TV1 का वाक़या, इसी जगह मेरा पिछला टेन्योर जब था, मैंने एक यहाँ पे एक नीचे हमारे एक कॉरिडोर सा है, उसके अंदर से एक दिन मैं गुजरा था, तो मैंने एक ना ऐसे चश्मा देखा, एक नोटिस, और उस पर एक नंबर लिखा था, और लिखा था कि एक ख़ातून के जो फादर हैं उनका कोई हड्डियाँ 4-5-6 जगह से टूट गई थी टांग की, तो उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने राजा से और शानी से इन सब लोगों से बोला, मैंने कहा जाइए उधर और जाके उनको पैसे दे के आइए, देन लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। दैट गर्ल एक्चुअली केम टू मी, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, गर्ल एक्चुअली केम टू मी, व्हाट शी सेड वाज हॉरिफाइंग। शी गोज, उन्होंने ये कहा कि मेरे फादर की हड्डी तो शायद अब अगर जुड़ भी जाएगी तो उनको चलने वगैरह में बहुत मुश्किल होगी एंड ऑल दैट, तो मेरे ये और ये एक्सपेंसेस हैं दूसरे, तो आप इसके लिए पैसा दे दें। I'm not kidding. And I just looked at her. That was her daughter talking. I just looked at her. I said, बेटा मैं तो नहीं कर सकता ये, मैं तो पैसा इलाज के लिए ही दूंगा। This is what I'm going to do. हमने इलाज ही करवाया, luckily वो ठीक होगा, luckily is functional now. लेकिन तो अच्छा, फिर और 1 लाख आप जो बात करें, 2 लाख, कभी कभी लोगों के पास ये पैसा होता ही नहीं है। आज के दौर में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये नहीं होते। तो जब प्रेगनेंसी होती है, औरत एक अलग मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही होती है, मर्द एक और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। उसको ये होता है कि जी अगर मैं लेके जाऊंगा अस्पताल के अंदर, ये टेस्ट होंगे, इतने होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, खाने के लिए, छोड़ दें इस बात को, अभी तो आप टेस्टों की बात कर रही हैं, हॉस्पिटल में रहने की बात कर रही हैं, खाने के लिए लोगों के पास फ्रूट्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले सकते हो। ये हमारे मुल्क में आप एक बच्चा ले आ रहे हो जिंदगी में। You're right, बट यू हैव टू, देखो आप ठीक है गरीब हो, ठीक है, ये तो एक फैक्ट है, आप गरीब हो, लेकिन आपका दिमाग तो है ना। नहीं, देखें मैल न्यूट्रिशन क्यों, देखें मैल न्यूट्रिशन क्यों है, ये एक बहस है जो लंबी चल सकती है। देखें हम जिस जगह बैठे हैं ना,
इस जगह हम बहुत एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल अलग है, मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है, ये दो लोग जो बैठे हैं इनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग लाइफ गुजार रहे हैं। बट वो लोग जो हमें देख रहे हैं उनमें बेशतर लोग ऐसे होंगे जिनकी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। वहाँ अगर बिजली का बिल 2000 रुपये ज़्यादा आ जाता है ना, तो बिजली कट भी सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपके पास, जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये जो हम DKT क्लिनिक्स की बात करते हैं, ये मौजूद हैं। इधर जाइए, खुदारा अपनी ऑप्शंस को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि आपका दिमाग तो नहीं है, दिमाग तो बिल्कुल अपनी जगह है ना, तो आप पता कीजिए कि आपको जाना किस किस जगह। जैसे डॉक्टर साहबा कह रही थी कि जी आप मिडवाइफ्स के पास, जो ट्रेन मिडवाइफ्स हैं उनके पास आप जा सकते हैं, वो आपको बता सकती हैं कि अगर कोई खुदा न करे कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो आपको करना क्या है। साथ साथ आपको हॉस्पिटल्स का पता होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ किस किस तरह से डिलीवरी करवा सकते हैं। वहाँ के जो फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स जो हैं, जो वो कौन लोग अवेलेबल हैं, जो दवाएँ मिलती हैं वो कब कब मिलती हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल होती हैं, कितना उस पर अगर बहुत मिनिमल भी खर्चा आ रहा है तो वो कितना आ रहा है। तो मेरे ख्याल में, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल अवेलेबल है। ऐसा है ना, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वो प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर करते हैं और आपके और कोई ना कोई उनको मिल जाता है जिससे वो बात कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारी आबादी का ज़्यादातर पोर्शन देखा जाए तो गवर्नमेंट सेटअप ही जो है वो कवर कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो तो एक खास तबके को कवर कर रहे हैं ना। देखा जाए तो हमारा जो लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास है वो तो प्राइवेट सेटअप्स में नहीं आ सकती है। हमारे पास आ भी जाती है तो वो किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में ही आती है, अदरवाइज तो गवर्नमेंट सेटअप्स ही कवर कर रहे हैं। मतलब हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं, हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी में तालका हॉस्पिटल्स हैं। जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन तक की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और हमारे पास वहाँ पे ट्रेन डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जिनके मतलब एक दफ़ा वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और उसके बाद उनकी रिपीटेडली ट्रेनिंग्स भी होती हैं, रिफ़्रेशिंग कोर्सेज़ भी हो रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस की बात है कि आप घर से निकलें और जाके उस मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँचें। ये उनकी जिम्मेदारी मरीज़ों की बनती है। उसके बाद आगे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेटअप सबके सब इन कम्युनिटीज़ में जाके हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस हो, निकलें और अपना इलाज कराएं। एब्सोल्युटली राइट। मैं ये बोल रही थी कि आप प्लान करें, यू डोंट प्लान द बेबी, लेकिन अगर आप पहले से हर चीज़ की तैयारी करो, अल्ट्रासाउंड्स करना, ब्लड टेस्ट करना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी लोगों को पता नहीं होता। आप ब्लड टेस्ट अर्ली स्टेज में आप कर लो, तो अगर आप व्हाट यू कॉल ऑरेंजेस खाना शुरू कर दो तो आपके ना ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट का एक मार्जिन आ जाता है कि जहां आप एंडिंग में जाकर आपको एक सदमा मिलता है, उससे बेहतर आप आगे से ना तैयारी कर लो, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पास ही सॉरी आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, ये तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई या जो भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो फॉर एग्जांपल पेशेंट डायबिटिक होती है, उसको पता ही नहीं होता। शी गेट टू नो इन प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। उससे ये होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस जो होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में मिसकैरेजेस का बार बार होना, उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, खुद भी ट्रॉमा से गुजर रही है, फिजिकल वीकनेस भी हो रही है, मेंटल ट्रॉमा इज़ अ बिग थिंग। हस्बैंड भी 10 बातें सुना देता है, ससुराल वाले भी कहते हैं तुम्हारे तो बच्चे can be abnormal, I've heard. and this thing can be easily controlled by, as I just said, preconception. आपको फिट होना ज़रूरी है। If you're not fit preconceptionally, so you should never go for pregnancy. First आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल में लाएं, then आप प्रेगनेंसी की तरफ जाएं, because pregnancy itself is bundle of complications if it just gets open. तो उसको उस बंद रखने के लिए बेहतर ये कि आप अपने आप को फिट लेवल पे जाके उसको नॉक करें। तो अब अवेयरनेस होगी, लोगों को पता होगा, तो फिर ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं, अदरवाइज नहीं। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू वेरी मच। एंड देन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। DKT की क्लिनिक्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के सेटअप हैं, आप वहाँ जाके मशवरे ले सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपको पता हो कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सिर्फ खातून या प्रेग्नेंट औरत नहीं होती, फैमिली होती है, एक कपल होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू नो दैट। ब्रेक के बाद
नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं, अजीज़ तरीन दोस्तों में से हैं वो, और उनकी साहबजादी ने अपनी पसंद की शादी की, ठीक है। वालिदा फिर भी मिला करती थी उनसे, वो ख़ुद नहीं मिलते थे उनसे। एक रोज़ वो मेरे पास शो में आए, मैं नहीं बता रहा आपको, नाम नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, और ना मैं शो का हवाला दूंगा, ना मैं चैनल का हवाला दूंगा, नॉर्मली मैं सब बता देता हूँ। वो मेरे पास शो में आए और बैठे हुए थे और हम बात कर रहे थे, शो कुछ इसी किस्म से शादी से मुतालिक था और बेटी का जिक्र चल निकला, तो मैंने उस हवाले से कुछ बातें की। वो रोने लगे और मुझसे उठ के गले मिले और मुझे कहने लगे, यार मैं आज ही अपनी बेटी के घर जाऊँगा और मैं उससे मिलूँगा। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को और दामाद को माफ़ किया। वो दामाद बहुत अच्छा दामाद है उनका, बहुत अच्छा दामाद है, बेटी उन्हीं की बेटी है। बेटी वो गले लग के इतना रोई अपने फादर से, एंड देन दे हैव वंडरफुल किड्स। उन दोनों बच्चों के 2 बच्चे हैं अब और बहुत बहुत खूबसूरत ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरत हैं। ये ज़रूर था कि वो इस शादी के हक़ में नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो शादी हुई थी। और मैं ये नहीं कहता कि आपको इस अमल पे जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, गलत है। आप वालिदैन की अगर इसमें रज़ा नहीं है तो गलत है, लेकिन अगर ऐसी बात हो जाती है, बिकॉज़ कभी कभार एक ऐसा मकाम आ जाता है कि जहाँ आप कुछ गलतियाँ ज़रूर कर लेते हैं, अगर वो गलती हो जाती है तो अपने दिलों में इतनी गुंजाइश रखिए, आप बड़े हैं, आपने कम्युनिकेशन को, एक गलती को, एक तो वो हो गई, उसको इतना बड़ा ना करें कि वो और बड़ी हो जाए, ठीक है, अच्छी उसको बात, समेटने की कोशिश अच्छी बात। कीजिए, उसको समेटने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी जुनैद ने कहा, आपके बच्चों को दादा की भी ज़रूरत है, दादी की भी ज़रूरत है, नाना की भी ज़रूरत है, नानी की भी ज़रूरत है, चचा की भी ज़रूरत है, मामू की भी ज़रूरत है। इन तमाम के तमाम लोगों की ज़रूरत है। एक ये हम इस फैमिली के सिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। हमें कल का नहीं पता होता, कल क्या हो जाए। कल उसकी आँख ने क्या ज़िंदा गुफ्तगू की थी, कल उसकी आँख ने क्या ज़िंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक ना हुआ कि वो बिछड़ने वाला है। तो इससे पहले कि हम सब लेट हो जाएं, बताया था ना आपको मैंने, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पे किसी से मिलने जाना, वाह, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। किसी को मौत से पहले किसी दुख से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाके ये बताना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मुनीर नियाज़ी, वाह वाह वाह। देर मत कीजिए। मैंने अंग्रेज़ी की एक नज़म पढ़ी थी, बड़ी कमाल नज़म थी, उर्दू तर्जुमा बता रहा हूँ। एक माँ ने अपने बेटे के लिए लिखी थी, और नज़म क्या थी, अगर मुझे पता होता कि यह आखिरी मर्तबा मैं तुम्हें देख रही हूँ, तो मैं कोशिश करती कि मैं अपनी आंखें कभी तुमसे ना हटाऊं। अगर मुझे पता होता कि आखिरी मर्तबा ये तुम्हारी मुस्कुराहट में देखूंगी, तो मैं कोशिश करती कि मैं तुम्हें हमेशा हंसाती रहूं। अगर मुझे पता होता कि आखिरी मर्तबा मैं तुम्हारे माथे को बोसा दूंगी, तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देती। अगर मुझे पता होता कि आखिरी मर्तबा तुम मेरी उंगली थाम के चलोगे, तो मैं कोशिश करती कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। हम पता नहीं किन चक्रों में उलझ जाते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों को आना का मसला बना लेते हैं, रिवायतें याद दिलाने लगते हैं, ख़ानदान याद दिलाने लगते हैं, बताने लगते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, यूँ हो गया, इधर निकल गए, उधर निकल गए, पता नहीं क्या। छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में आज मरे कल दूसरा दिन। आज हम हैं, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको नहीं कह रहा आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मेरी ज़िंदगी में अक्सर जराइम की माफ़ी जुर्म होने से पहले ही। मैं अपने आप को बहुत सादा रखता हूँ और बड़ा मुख्तसर रखता हूँ। आप खुश हैं, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ, मैं बिल्कुल आपकी खुशी में खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारें। रही औलाद की बात, तो औलाद की खुशी से बढ़ के खुशी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ कोई, कितना ही सख्तगीर बाप क्यों ना हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ारा है ना, मेरी ज़ारा जब चलती है तो मुझे खुशी होती है, वो रुकती है तो मुझे खुशी होती है, वो हंसती है तो मुझे खुशी होती है,
वो मुझे देखती है तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी हूँ। वो मेरी उंगली पकड़ती है, वो जब मुझसे नाराज़ होती है, जब मैं उसे गोद में उठाता हूँ, अब यकीन जाने वक्त रुक जाता है। यही खूबसूरती है। बजाय इसके कि हम ये रियलाइज़ करें, रियलाइज़ कीजिए एक बात, जब आप किसी की बेटी को लेके आते हैं, आप यकीन जाने आप बाप के दिल को नहीं समझ पाते। बिल्कुल। हम बहुत फोकस करते हैं माँ पे, और बिल्कुल करना चाहिए, माँ बहुत अजीम है, लेकिन बाप का दिल बड़ा अजीब होता है। जब आप किसी की बेटी को लेके आते हैं और आपकी बेटी होती है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप किसी की बेटी को लेके आए। मैं दुनिया में सब कुछ सह सकता हूँ, अपनी बेटी के आंसू नहीं देख सकता। मैं दुनिया में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बेटी रोए। तो इससे पहले कि आप किसी से आई लव यू कहें, किसी के शौहर बने, किसी के हमसफ़र बने, उसे बतौर औरत, बतौर बेटी वो रिस्पेक्ट दीजिए जो आप अपनी बेटी को देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मर्द हैं तो तैयार हो जाएं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, औरत को वो मान देने के लिए जिसकी वो हकदार है। औरत को समझने के लिए तैयार हो जाइए। औरत को हमने बहुत मुश्किल बना दिया कि पता नहीं वो कितनी मुश्किल है। वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वही औरत है जो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, आपके बराबर खड़ी हो जाती है आके। 9 महीने आपको पेट में रखती है, खुद गीले में सो जाती है, आपको सूखे में सुलाती है। वही औरत मां बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। और अगर बीवी बन जाए तो आप उस पर हुक्मरानी नहीं करते, वो आपकी हमसफर होती है। आइए मिल के तैयारी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगेन आपकी मर्जी है, बट एक बात याद रखिएगा, हनीफ असदी साहब ने शादी पे अपनी बेटी के लिए एक शेर कहा था, मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अजाब, मैंने झेला है गले मिल के बिछड़ने का अजाब, मेरे माबूद किसी को ये सज़ा मत देना। जब आप किसी की बेटी को अपने घर लाते हैं तो सिर्फ याद रखिएगा, अगर आपकी बेटी हुई तो आपकी बेटी एक दिन आपके घर से भी जाएगी। रिश्ते सिर्फ वो चलते हैं जहां एहतराम होता है, वो चाहे शादी से पहले की मोहब्बत हो या शादी के बाद की मोहब्बत हो। टॉलरेंस पैदा कीजिए अपने अंदर। एट द एंड ऑफ द डे मौत से किसको रस्तगारी है, आज ये कल हमारी बारी है। इससे पहले कि चले जाओ यहाँ से, मेक अ डिफरेंस। फाइनल थॉट्स उफेरा, आप बताइए। ये जितने भी मसाइल हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं कि शादी के बाद जो मसाइल हो जाते हैं या आप एग्री नहीं हो रहे होते अपनी औलाद की पसंद पे, तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन गैप जहाँ पे पेरेंट्स में आता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, और सिंस स्टार्ट बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या चीज़ पसंद होनी चाहिए। साहिर, हमारे पेरेंट्स की सोच पे तो अब इख्तियार नहीं है। जैसे कि नॉर्मल रीज़न होता है कि बरादरी से बाहर शादी नहीं करते हैं। लेकिन आप तो लव मैरिज करेंगे नहीं, तो आपको फिक्र करने की नहीं, मैं बाकियों की बात कर रही हूँ ना कि लेकिन अभी जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे बच्चों को हमारी कास्ट से बाहर शादी करनी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को है। तो अब जो हमारी नई जनरेशन है, एटलीस्ट वो अपने माइंडसेट्स को चेंज कर ले, तो जो हमारी, यकीन जाने आपके पेरेंट्स को भी नहीं होगी, ट्रस्ट में। चले कि मैंने कभी जब आपको हम दरअसल अपने पेरेंट्स को समझ नहीं पाते। हम अपने बाप के ज़रा से ऊंचे लहजे को ये समझते हैं कि बहुत सख्त गिर है। नहीं बाबा, मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी एक, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, और ये सबको कह रहा हूँ मैं, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, 2 लोग नहीं मिलेंगे। दैट इज इट। सब मिल जाता है, दीज 2 पीपल ये नहीं मिलते आपको। क्या बाप का क्या नाराज़गी, क्या गुस्सा, माँ का क्या नाराज़गी, क्या गुस्सा। ज़रा से आप ऐसे पकड़ के करते हैं, अम्मा सॉरी, अम्मा ठीक है सॉरी हो जाती है। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
एक झोंका हवा का ये क्या कह गया है, आहट किसी की या दिल ने सुना है। फजा में ये मस्ती क्यों छाई है, मन अंगना जैसे बाहर आई है। ये कैसी महकती एक राह गुजर है, मैं राही और ये खुशबू का सफर है, खुशबू का सफर है। वो चुपके से ऐसे मन में समाया, प्यार की तपिश से दिल में एक शोला जगाया। मोहब्बत नहीं है अब वो मेरी जिंदगी है, हर सांस मेरी अब तो उसी से जुड़ी है। ये कैसी महकती एक राह गुजर है, मैं राही और ये खुशबू का सफर है, खुशबू का सफर है। देखिए खुशबू का सफर हर मंगल की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। खुशबू का सफर, तलाल और रीबा की मोहब्बत से महकती कहानी। मगर जब तलाल के साथ एक हादसा होता है तो वो अचानक रीबा की जिंदगी से गायब हो जाता है और फिर शुरू होता है साजिशों का खेल। वो क्या हादसा था और क्या तलाल और रीबा मिल पाएंगे, ये जानने के लिए देखिए खुशबू का सफर। खुशबू का सफर है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, सब कुछ याद है मुझे। मेरा आइडियल सिर्फ तलाल है। ये मेरी जिंदगी का देखिए खुशबू का सफर हर मंगल की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का।
मुझसे ज्यादा जानते हो क्या इस लड़की को? ये और इसका कजन तौसीफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे झूठ पे यकीन करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ये रईसों की औलादें जो शे पसंद आ जाए हासिल कर लेती और दिल बहला लेती है। ऐसी बातें ना करें जिसकी वजह से मेरी नज़र में भी आप लोगों की इज्जत गिर जाए। हमें तकलीफ कितनी ही बड़ी हो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं डायरेक्ट तलाल से पूछ लेता हूँ। अगर तुम मेरे घर आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझे? मुझे हर सूरत में रिबा को हराना है। देखिए खुशबू का सफर हर मंगल की रात 8 बजे सिर्फ TV1 पर। आपसे रिश्ता है प्यार का। हाँ जी, सो आप सिर्फ बाबा का प्यार याद आ गया। गाना आज से 3-4 साल पहले की बात है। गाना सुनने मुझे बुला रहे थे, गाना सुनो, वो नहीं चंबे दी चिड़िया पता नहीं समथिंग लाइक दैट, और सुन रहे हैं और रोने लग गए आउट ऑफ नो वे। हालांकि माई मॉम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वो हंस रही है पास बैठ के और मैं और बाबा रोने लग गए। हालांकि मामा कहती हैं अभी तो बेटियों की शादी की उम्र भी नहीं है, मतलब आज से 3-4 साल पहले, और गाना चल रहा है और रोने लगे और फूट फूट, मतलब मर्द अगर रोता है तो बहुत बड़ी, औरत तो नॉर्मली शी क्राइज, और पास बैठी मामा मेरी हंस रही है कि मेरा शौहर और मेरी बेटी रो रहे हैं कि एक दिन इसने चले जाना है। तो ये ऑब्वियसली फादर का प्यार तो आई लव यू डैड, आई लव यू, सॉरी। यही है रिश्ते, बस कुछ आंसू निकलते हैं और फिर सब कुछ जो है ना वो सही हो जाता है। तो पेरेंट्स को भी मेरा ख्याल में मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके दिल बहुत नरम होते हैं, बहुत नरम होते हैं। कभी कभी वो बहुत सख्त प्रिटेंड कर रहे होते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं और डरे हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। हद तो से ज़्यादा डरे अगर हुए। कभी कोई गलती बच्चों से हो भी जाती है तो मेरा ख्याल में जो हो गया वो हो गया। आप जाइए अपने पेरेंट्स के पास, जाके उनके पाँव पकड़ लीजिए, उनके गले लग जाइए, वो सब माफ़ कर देंगे, सब कुछ सही हो जाता है। शायर वालिदैन का जो रिश्ता है वो दुनिया में दूसरा हो नहीं सकता है। और मैंने तो अपने बच्चों को ये कहा है, 2 बेटे हैं मेरे और मेरी कोई तकरीबन 20 के करीब भांजी भतीजियाँ हैं। मैंने सबको ये कहा है मुझे चुपके से बता दो, शादी मैं करा के लाऊंगा, चाहे तुम्हारे घर वाले तैयार हो ना हो, मैं करूँगा। ये अपने बेटों से मैंने कहा मुझे बता दें आगे बगैर शादी के, अभी भी तैयार नहीं होता है। तो जब उसकी दोस्त आते हैं ना जो शादीशुदा दोस्त हैं, तो मैं उनकी बीवियों से कहता हूँ इसके लिए भी तो तलाश करो। तो वो पिछली दफ़ा अभी ताज़ियत के लिए सारे आए हुए थे बड़े भाई की, तो मैंने उन बीवियों से जो इसके दोस्त की बीवियाँ थी, मैंने कहा भाई तुम लोग अजीब ख़वातीन हो, एक लड़की नहीं तलाश कर पाते। तो जाने के बाद बड़ा नाराज़ हुआ, अब्बा ये आप जब मेरे दोस्त आते हैं शादी की बात क्यों करते हैं। मैं कहा बेटा निपटाओ, ये बैचलर्स हाउस कब तक रहेगा। कोई उनसे जाकर पूछे कि जिनके माँ बाप नहीं हैं और जो बेचारे तड़पते हैं और तरसते हैं कि काश वो होते तो हम उनकी खिदमत करते। कोई उनसे जाकर पूछे कि जो बुज़ुर्गों को देखकर खड़े हो जाते हैं और अदब से जाकर सर झुका के कहते हैं कि हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा कि हमारे माँ बाप नहीं हैं। कोई उनसे जाकर पूछे कि जो अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर उसकी मिट्टी उठाकर उस मिट्टी को सूंघ कर अपनी रूह को तस्कीन देते हैं कि काश आप इस वक्त मौजूद होते और मैं आपके कदमों को बोसा देता। उनसे जाकर पूछे साहब कि जिनके घरों में वो बूढ़े बेचारे कहीं कोने पे कुठिया में होते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से हमें कितनी बड़ी नेमत मिली होती है कि जिस वक्त वो कोना वो घर का हिस्सा खाली हो जाता है तो निगाहें प्यासी निगाहों की तरह तलाश करती हैं इधर उधर कि काश वो वहाँ पर मौजूद होती और मैं जाके लपक के उसके कदमों को पकड़ लेता।
काश वो वहाँ पर वो बूढ़ा मौजूद होता, वो मेरा बाप मौजूद होता, मैं उसके कदमों को जाकर दबाता। काश वो मौजूद होता। कोई जाकर उन बच्चों से पूछे, है ना, कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। किस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, किस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदी का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमां छुआ। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। बात यह है कि साहब, मैं नौजवानों से ये हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, ये ज़िंदगी फिल्मी ज़िंदगी नहीं है साहब, ये ड्रामों की ज़िंदगी नहीं है, ये किसी हीरो हीरोइन की ज़िंदगी नहीं है। मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आपकी पसंद, आपकी चाह सर आंखों पर। आपके वालिदैन को चाहिए कि आपकी चाह, आपकी पसंद का एहतराम करें, लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता उन माँ बाप की इज्जतों को रौंद कर मत जाएं कि जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया। एक धूप की किरण, एक धूप की किरण, एक गर्मी की हिद्दत और शिद्दत आपके जिस्म पर आनी नहीं थी। सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त कर कर आपको हवादिस ज़माना से महफूज रखा है। अपने माँ बाप की कदर कीजिए, खुदा की कसम सही कहा, साहिर भाई ने सही कहा, सब कुछ मिल जाएगा, दो रिश्ते नहीं मिलेंगे, एक माँ और एक बाप। चंद दिनों की, चंद महीनों की मोहब्बत को गालिब मत कीजिए उस मोहब्बत पर कि जिस मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं है। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, ये उनसे पूछिए कि जिनकी बेटियां हैं, जिनके बच्चे हैं, जब औलाद पैदा होती है ना, जब जिस लम्हे औलाद अल्लाह ताला इस दुनिया में उसको वजूद अता करता है, और जब वो पहली मर्तबा माँ की गोद में और बाप की गोद में आती है, खुदा की कसम उन लम्हों की जो खुशी होती है, औलाद तसव्वुर नहीं कर सकती कि माँ बाप की खुशी का उस वक्त आलम क्या होता है। बस वो जानते हैं और उनका रब जानता है कि वो किस खुशी के महराज पे पहुँचे हैं। बचपन में एक जुमला सुना था, तुम्हारे होंगे तो पता चलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा, दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा जुमला है, तुम्हारे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा। हाय हाय, क्या बात, वाह वाह। मैं सच बता रहा हूँ आपको, वाह वाह वाह। ये तो जो हम बातें करते हैं ना, तो दिस इज हाउ इट इज। रही बात इसकी कि मोहब्बत बिल्कुल कीजिए, शौक से कीजिए, ज़रूर कीजिए, मोहब्बत की शादी कीजिए। अरेंज मैरिज करनी है बिल्कुल कीजिए, शौक से कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए। रिश्तों को मत भूलें। मोहब्बतें ज़्यादा हो जाएं तो बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन मोहब्बतें अगर सेग्रीगेट कर दें तो कहीं ना कहीं बुराई ज़रूर जन्म लेती है। सेग्रीगेशन पे मत जाइएगा, मिलते रहिए, बस यही शो है। जाते जाते ऐसे एक बात कह रहा हूँ, शादी कीजिए। दुनिया में दो किस्म के शौहर पाए जाते हैं, एक वो जो मजबूरन शादी करते हैं, उन्हें मजबूर शौहर कहा जाता है। दूसरे वो जो शादी के बाद मजबूर हो जाते हैं, उन्हें भी मजबूर शौहर कहा जाता है। इस पे फिर कभी बात करेंगे। वो बेटी जो इंतहाई मलाहत से अपने बाप से बात करती है, 4-5 साल के बाद वो अपने शौहर से जिस अंदाज से बात करती है, इस पे भी कभी हम बात करेंगे। बात अभी चलो, ब्रेक है जी, मतलब मंडे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप को बहुत सारा हक कीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स बी वेरी हैप्पी। खुदा हाफिज़।